वेलकम टू द सीरीज ऑफ MGT 501 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो इंट्रोडक्शन टू HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो अगर हम डेफिनेशन देखें HRM की यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, सो HR इज़ डिफाइंड एज मैनेजिंग पीपल विद इन organizations to achieve goals effectively। HRM क्या है? ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या है कि इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि लोगों को मैनेज किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं और वो कौन से लोग, बात है वो काम करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को मैनेज किया जाए ताकि गोल्स को इफेक्टिवली तौर पर अचीव किया जा सके। ना सिर्फ गोल्स को अचीव किया जाए बल्कि इफेक्टिवली तौर पे इफेक्टिवनेस होकर यानी कि इफेक्टिव होकर जो वो गोल्स को अचीव किया जाएगा। सो इम्पोर्टेंस ऑफ HRM अगर हम देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, सो HRM प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। HRM की वजह से ही क्या होता है कि ये जो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सपोर्ट करने में ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का HR डिपार्टमेंट अगर बेहतर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। और एम्प्लॉय डेवलपमेंट, अब एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है कि एम्प्लॉय को फ्यूचर के लिए या फिर किसी की पोस्ट के लिए तैयार करना। एक एम्प्लॉय जो कि काम कर रहा है वो नया हो सकता है या फिर वो एक ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है जिसको जिसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप होना है किसी एक की पोस्ट के लिए, ताकि वो आगे कोई रिटायर हो जाए उसकी पोस्ट से तो उसको फिर वो रिप्लेस कर सके। तो उसके लिए भी HRM का बहुत बड़ा जो है वो रोल होता है। और HRM अगर अच्छी नहीं होगी, HR डिपार्टमेंट अच्छा नहीं होगा तो एम्प्लॉय जो है वो डेवलप नहीं हो सकते। सो ओवरव्यू ऑफ HRM फंक्शंस अगर हम देखें, HRM फंक्शन इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशंस। सो HRM का फंक्शन जो है वो तब से ही शुरू हो जाता है जब एक एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में आया भी नहीं होता है, यानी कि जब उसके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है और उसके बाद जब वो आ जाता है तो फिर उसकी ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो जो पोस्ट उसको दी जा रही है वो उसको अच्छी तरीके से समझ सके कि उस पर किस तरह एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ जो है वो काम करना है। इसके अलावा परफॉर्मेंस जो है उसकी मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो, और एम्प्लॉय रिलेशंस, ये भी जो है वो HR के फंक्शंस में आ जाते हैं। सो अगर थोड़ा सा कोर्स रोड मैप देखें तो यही है कि टॉपिक और जो लर्निंग गोल्स हैं वही हैं HRM कोर्स के ज़रिए। सो नाउ द पर्पस ऑफ HRM। अगर हम इसके पर्पस की बात करें HRM के, सो इसका जो पर्पस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क से भी आगे है। और इसके अंदर जो है वो टैलेंट एक्विजिशन भी आ जाता है। टैलेंट को हासिल किया जाए, उसकी डेवलपमेंट की जाए, मोटिवेट किया जाए। अब एक टैलेंट हासिल किया, ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, कोई भी टैलेंटेड एम्प्लॉय आ गया, उसको फिर डेवलप किया जाए जैसे कि पीछे आपको बताया गया था, ताकि वो की पोस्ट की तरफ जा सके, उसको मोटिवेट किया जाए। क्योंकि अगर एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो गया, एक अच्छा एम्प्लॉय आ भी गया, टैलेंटेड एम्प्लॉय, अगर वो डीमोटिवेट हो गया या तो वो एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ या तो वो काम नहीं कर सकेगा या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी वो जा सकता है। उसके अलावा फिर रिटेंशन स्ट्रेटजीज यानी कि उसको रोक के भी रखा जाए, क्योंकि एक अच्छे एम्प्लॉय को रोकना ये भी एक काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग भी बन जाता है कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। सो एच आर एम जो है वो अलाई करता है, मिलाता है एम्प्लॉय स्किल जो है ऑर्गेनाइजेशनल नीड के साथ, ताकि अचीव किया जाए जो बिजनेस गोल्स होते हैं उनको इफेक्टिवली। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ के स्किल्स हैं, डिफरेंट एम्प्लॉय के डिफरेंट स्किल्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नीड्स हैं, उनको आपस में एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा ताकि अचीव किया जाएगा बिजनेस के गोल्स को इफेक्टिवली तौर पर। दोनों को आपस में मिलाया जाएगा। और इसकी शुरुआत वहीं से हो जाती है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन भी उन्हीं एम्प्लॉयज़ की जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। Enhancing productivity and innovation, effective HRM fosters productivity, innovation, and competitive advantage for organization.
सो इफ़ेक्टिवली तौर पर अगर मैनेज करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज को, तो ऑर्गेनाइजेशन इजाफा कर सकती हैं अपनी प्रोडक्टिविटी में फिर इजाफा होगा, प्रोडक्टिविटी में ऐसा इजाफा होगा फिर कि कम, अगर कोई चीज़ बन रही है तो कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें बनेंगी और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनेंगी। इनोवेशन होगा, नई से नई चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ला सकती है मार्केट में, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा अपने कॉम्पिटिटिव, यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर एडवांटेज होगा, कॉम्पिटिटिव एज होगा मार्केट के अंदर। एंड द ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल, सो HRM ऑप्टिमाइजेस एम्प्लॉय पोटेंशियल टू ड्राइव ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड सक्सेस। तो HRM जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को मैनेज किया जाए, ह्यूमंस को, एम्प्लॉयज़ को मैनेज किया जाए, बल्कि ऑप्टिमाइज़ किया जाए ह्यूमन पोटेंशियल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल सके और ग्रोथ भी मिल सके। सो इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ HRM, अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसके अंदर वाई HRM मैटर्स, अब ये क्यों मैटर करता है। सो पहली चीज़ ये कि मैक्सिमाइजिंग ह्यूमन कैपिटल, HRM हेल्प करता है मैनेजर्स को कि अचीव किया जाए रिजल्ट्स दूसरों के ज़रिए, और इफेक्टिवली तौर पर यूटिलाइज किया जाए के स्किल्स को भी और टैलेंट्स को भी, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसको इफेक्टिवली तौर पर यूटिलाइज किया जाए, ना सिर्फ यूटिलाइज कर बल्कि इफेक्टिवली तौर पर सही तरीके से। और दूसरी चीज़ ये कि अवॉइडिंग पर्सनल मिस्टेक, ये पर्सनल नहीं है, पर्सनल है, ये आता है अवॉइड करने में जो कॉमन पर्सनल मिस्टेक्स होती हैं, और वो क्या होती हैं मिस्टेक्स, जैसे कि पुअर हायरिंग डिसीशंस का होना, यानी गलत लोगों को हायर कर लिया, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो अगर अच्छी HRM होगी, अच्छा HR डिपार्टमेंट होगा तो होगा इनएडिकेट ट्रेनिंग, अब अगर एक एम्प्लॉय आ तो गया है सही, लेकिन उसको ट्रेनिंग सही नहीं दी जा रही, इसके अलावा जो कंप्लायंस इशू होते हैं, लीगल कंप्लायंस इशू वगैरह, जो कि बिजनेस रिस्क का सबब बनते हैं, लीगल कंप्लायंस यानी कोई ऐसी चीज़ हो जाना जो गैर कानूनी वगैरह, इस किस्म की चीज़ें भी, तो ये इन तमाम चीज़ों से जो है वो रुका जाता है अच्छे HR होने की वजह से। और तीसरी ये कि HRM गेन जो है वो प्रोवाइड करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक एज मिलता है मार्केट के अंदर, इंश्योर करते हुए इस बात को कि ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट भी करती है और रिटेन भी करती है जो टॉप टैलेंट होता है, ऐसे जो टॉप लेवल के लोग होते हैं। तो टॉप लेवल के लोगों को ना सिर्फ अट्रैक्ट किया जाता है कि वो आए ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि वो रिटेन भी रहते हैं, बरकरार भी रहते हैं, बाकी भी रहते हैं। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ HRM ऑन स्टेक होल्डर्स, अब स्टेक होल्डर्स के ऊपर जो HRM का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है कि सक्सेसफुल जो HRM प्रैक्टिस होती है उससे वो जो बेनिफिट देती है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज़ हैं, और पूरी की पूरी सोसाइटी भी उसमें जो है वो शामिल होती है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से इफेक्टिव HRM से जो है वो क्या होता है कि इम्प्रूव परफॉर्मेंस होती है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है, और हायर एम्प्लॉय इंगेजमेंट और बेटर अलाइनमेंट होती है, साथ में स्ट्रेटेजिक गोल्स की भी। एम्प्लॉयज़ के लिए हिसाब से अगर हम देखें तो ये इंश्योर करता है कि फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा जो एम्प्लॉयज़ होंगे, करियर डेवलपमेंट होगा, उनका करियर कहीं पे एक जगह रुकेगा नहीं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी करियर डेवलपमेंट की। इसके अलावा एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर उनको सपोर्ट भी मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम सोसाइटल इम्पैक्ट की बात करें तो HRM जो है वो कंट्रीब्यूट करता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है ये कंट्री के अंदर, और कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और जो एथिकल लेबर प्रैक्टिस है वो उसको भी जो है वो प्रमोट जो है वो किया जाता है। और जो होलिस्टिक HRM रोल है वो ये कि फोस्टर करना सस्टेनेबल और जो इंक्लूसिव है ग्रोथ, यानी कि वो एक्सक्लूसिव नहीं है चंद लोगों के लिए, बल्कि इंक्लूसिव ग्रोथ है, क्योंकि HRM जो है वो इंटीग्रेट करता है इंटरनल मैनेजमेंट जो है ब्रॉडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल। सो नाउ द कोर फंक्शंस एंड चैलेंजेस इन HRM। सो कुछ कोर फंक्शंस हैं और जो
चैलेंजेस भी आते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स सॉरी जब मैनेज किया जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स को, उसमें शामिल होती है सीरीज़ जो इंटरकनेक्टिंग एक्टिविटीज़ की, जिसके अंदर ये होता है कि अट्रैक्ट किया जाता है, डेवलप किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और ट्रेन भी जो है वो किया जाता है जो टैलेंटेड जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर हम अट्रैक्टिंग की बात करें तो उसमें ये होता है कि रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं और एम्प्लॉयर ब्रांडिंग जो है इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाती है। डेवलपिंग की हम बात करें, अच्छा ये जो है अट्रैक्टिंग जो है उससे पहले आ जाता है, इस सिलेक्शन से भी पहले आता है। और डेवलपिंग टैलेंट में ये होता है कि अब डेवलप करना एम्प्लॉई को, तो उसमें जो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शामिल होते हैं और करियर डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स भी होते हैं, ताकि एक एम्प्लॉय का करियर जो है वो डेवलप हो सके, वो आगे किसी बड़ी पोस्ट की तरफ जो है वो जा सके। और मोटिवेटिंग एम्प्लॉई जो होता है, मोटिवेट जो किया जाता है उसके अंदर ये कि इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है और साथ में इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। इंसेंटिव से क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी के अंदर इजाफा होता है। रिटेनिंग टैलेंट की अगर हम बात करें कि उसको रिटेन रखा जाए, एक अच्छा एम्प्लॉय मौजूद है, एक टैलेंटेड एम्प्लॉय मौजूद है। सो रिटेनिंग टैलेंट में फ़ोकस ये होता है कि क्रिएट किया जाए एक पॉजिटिव जो है वर्क कल्चर के ऊपर और ऑफ़र किया जाए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी। सो ये फंक्शन जो है वो क्रिटिकल होते हैं मेंटेन करने के लिए एक हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ चैलेंजेस, अब चैलेंजेस को देखते हैं। सो पहली जो चैलेंज है और जो आजकल हमें काफ़ी देखने में आता है वो होता है कि मैनेजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, क्योंकि आज की जो वर्क फोर्स है वो डाइवर्स वर्क फोर्स है और ऐसी वर्क फोर्स होने का एक तरफ फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो है वो बैकग्राउंड वगैरह के लोग आते हैं, तो उनका डिफरेंट व्यूज़ भी होता है और डिफरेंट उनका इनपुट जो है वो डिफरेंट तरीके से देते हैं। तो इस तरह बाकी लोगों को भी काफ़ी लर्निंग होती है, दूसरे लोगों को भी, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हुए लोगों को देखते हुए, उनको काम करता देखते हुए। लेकिन दूसरी तरफ कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि उनका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, तो फिर उनको मैनेज करना भी जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग होते हैं। अगर एक ही बैकग्राउंड के होंगे तो उनको एक ही तरीके से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जब डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं तो वहाँ पर एक ही तरीके से सबको मैनेज नहीं किया जा सकता। उसके अलावा ये कि नेविगेटिंग लीगल एंड एथिकल इश्यूज को लाजमी तौर पे एड्रेस करना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स लीगल रेगुलेशंस हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपल नहीं है, जो जो जिनको समझना थोड़ा ज़रा जो है वो करता है, नॉलेज रिक्वायर करता है, तो ऐसे जो इशू हैं। और इसके अलावा जो एथिकल हैं उनको कंसिस्टेंटली, जो भी अखलाकियात है उसका जो एक मेयार है। उसके अलावा एक अडॉप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, आज के दौर में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर जितना तेज़ी से आ रहा है, सो ये एचआर को भी रिक्वायर है कि वो अपग्रेड करे स्किल्स भी, और जो भी नए टूल्स आ रहे हैं उनका वो इस्तेमाल करे। पहले वाली जो पुरानी चीज़ें हैं यकीनी तौर पर उनके साथ फेमिलैरिटी एचआर की ज़्यादा है, लेकिन वक्त के साथ साथ अपने नए टूल्स का यूज़ करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी पीछे जा सकती है। उसके अलावा एक बैलेंसिंग गोल्स एंड वेल बीइंग, सो एचआर जो है वो बैलेंस करता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी और प्रमोट करते हुए, जबकि एम्प्लॉय की जो वेल बीइंग होती है उसको भी कम्युनिकेशन के ज़रिए। सो ये तमाम चैलेंजेस जो है वो क्रूशल होते हैं डेवलप करने के लिए इफ़ेक्टिव एचआर स्ट्रेटजीज़, जो कि सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की अडेप्टेबिलिटी को। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।